गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज संडे है, 1 अगस्त है, लेकिन आज संडे से मतलब नहीं, आज 1 अगस्त है अपना। अभी घड़ी में मेरे बज रहे 10:15, ठीक है। और एक प्रश्न है जो बार 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 स्टूडेंट्स लोग पूछते हैं, मेरे मतलब मैं जब खुद स्टूडेंट था तो मेरे तो हर वक्त ही दिमाग में यही चलता रहता था। और ये प्रश्न क्या है कि सर मेरा तैयारी अच्छा नहीं, मेरे को तो रैंक लाना ही है, ठीक है। हर स्टूडेंट रैंक लाना चाहता है भाई, और क्यों ना लाना चाहे, एवरीवन डिजर्व्स टू गेट अ रैंक। तो सर मेरा अभी तैयारी अच्छा नहीं, मैं ये टर्म छोड़ दूं क्या? मैं ये टर्म अगर छोड़ दूंगा, अभी खाली मेरा एक ग्रुप अच्छा है या अभी मेरा तैयारी उतना अच्छा नहीं है दोनों ग्रुप का, तो मैं ये वाला टर्म छोड़ दूं क्या? अगले टर्म में दूंगा तो एकदम बढ़िया से पढ़ के रैंक वैंक लाएंगे, ठीक है। मतलब आज 1 अगस्त है, 3 महीना आपकी आंखों के सामने, नवंबर 21 में एग्जाम है। यू हैव गॉट 3 फुल मंथ्स, और 3 महीना मतलब तुम देखना नहीं चाहते हो, पर इस 3 में से 2 महीने तो ऐसे हैं जिसके अंदर 31 डेज है। अगस्त में 31 डेज है, अक्टूबर में 31 डेज है, तो भगवान की तरफ से 2 दिन तो तुमको वो मिल गया, फ्री में मिल गया, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे 92 डेज, मेरे ख्याल से 92 डेज एकदम भरे भरे फुल अवेलेबल हैं। पर फिर भी मन में ये प्रश्न आ रहा है, सर अभी मेरा एक ही ग्रुप हुआ, दूसरे ग्रुप की क्लासेस अभी चल रही हैं, अभी मेरी क्लासेस खत्म नहीं हुई हैं, मैं अभी नवंबर में दूंगा तो शायद रैंक नहीं आएगा, मैं एक टर्म स्किप कर दूं क्या, मई 22 में दूंगा तो फिर 9 महीना हाथ में होगा, आई विल हैव मोर टाइम, आई कैन प्रिपेयर मोर, आई कैन राइट वेल, मेरा रैंक आ जाएगा। ये सवाल हर वक्त रहेगा, हर वक्त। अब इसका क्या समाधान है मैं बता रहा हूँ। अगर मेरे से तुम 1 वर्ड में आंसर अभी तुरंत चाहते हो, मैं आंसर दे रहा हूं, नो डोंट स्किप, मतलब मत स्किप करो, जाओ एग्जाम दो, ठीक है। डोंट ड्रॉप अ टर्म, ये मेरा जवाब है, मतलब कि नवंबर में जाके दो। बट अगर तुम उसके पीछे का पूरा रीजन समझना चाहते हो तो वो रीजन वगैरह वो सब मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो एकदम अभी एक नया चीज बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। रैंक जो होता है ना सर, एग्जाम में रैंक लाना, या रैंक नहीं बोलने से कुछ जन को हर्ट होगा, तो चलो पास होना, तो रैंक लाना या अच्छे रिजल्ट लाना या पास होना, ये सर डिपेंड करता है 6 फैक्टर्स पे। 6 नहीं बोलूंगा, 7 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, 7 फैक्टर्स। इन 7 फैक्टर्स में ना सिर्फ 3 फैक्टर ऐसे होते हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में। कोई भी लड़का या लड़की जो एग्जाम देने जा रहा है ना, उसके हाथ में, उसके खुद के कंट्रोल में सिर्फ 3 फैक्टर है। बट सर देयर आर 4 मोर फैक्टर्स, आउट ऑफ 7 देयर आर 4 मोर फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग तो यही सोचते हैं कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई, मेरा फलाना ढिमका, तो मैं नहीं दूंगा। पर तुम ये नहीं सोच रहे हो कि बाकी फैक्टर्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो फैक्टर्स टर्म के कंट्रोल में है, समय के कंट्रोल में है, ठीक है। कि नवंबर 21 या मई 22 में समय क्या होगा, एग्जाम क्या होगा, मतलब उनके कंट्रोल में, तुम्हारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। सर व्हाट आर दीज फैक्टर्स, आई विल टेल यू, प्लीज प्लीज ध्यान से सुनने का। सबसे पहले अपनी बात, मतलब तुम्हारी बात, कि भाई अपने ऊपर क्या क्या 3 फैक्टर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 कि सर मेरा प्रेपरेशन कैसा है, मेरी तैयारी कैसी है, मतलब मैंने सारे क्लासेस खत्म कर लिए हैं, मेरे कुछ क्लासेस चल रहे हैं, मेरे को पढ़ा हुआ याद कितना है नहीं है, हाउ कॉन्फिडेंट आई एम अबाउट द ओवरऑल 8 सब्जेक्ट्स जो मैंने तैयारी किया है। मैं जो बोल रहा हूँ इंटर फाइनल दोनों स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, कि 8 सब्जेक्ट्स का मेरा तैयारी कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ओके। तो मेरा प्रिपरेशन लेवल कैसा है, नंबर 1। और प्रिपरेशन लेवल की जब हम बात करते हैं तो अव्वल फैक्टर जो सबसे बड़ा निकल के आता है वो है कि मेरा क्लासेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, दैट्स द बिगेस्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर सर आता है माइंड सेट। रैंक लाने के लिए ना एक माइंडसेट होता है, एक एटीट्यूड होता है, एक मतलब क्या होता है, एक डीप डिजायर होती है अंदर एकदम की आग लगी हुई होती है कि मेरे को लाना ही लाना है, हर वक्त दिमाग में वही चलता है। कभी भी तुम अपने उस लक्ष्य से या अपने उस फीलिंग से भटकते नहीं हो कि मेरे को रैंक लाना है। एवरी टाइम यू वांट रैंक चाहिए, रैंक चाहिए, रैंक चाहिए, रैंक भी चाहिए तो सिंगल डिजिट में चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा सिंगल डिजिट का रैंक चाहिए। तो वो माइंडसेट बहुत जरूरी है, वो जो एकदम किलर माइंडसेट होता है ना कि नहीं मेरे को करना है करना है करना है, वो माइंडसेट परसिस्टेंस कंसिस्टेंस वाला वो चाहिए, तो वो माइंडसेट होना चाहिए। एंड थर्ड जिसके बारे में हम लोग सोचते भी नहीं है, पर वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जो होती है वो एक दिन में पैदा नहीं होती। हमारी जो 15-20 साल की हमारी स्कूलिंग होती है, जो हमारा पूरा ओवरऑल लाइफ का एक्सपीरियंस रहता है एकेडमिक, उससे पैदा होता है राइटिंग स्किल। फ्यू पीपल बहुत अच्छा लिख सकते हैं, फ्यू पीपल नॉट सो अच्छा लिख सकते हैं। अच्छा, इवन जस्ट लाइक एनीथिंग, राइटिंग स्किल इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट। एट सर्टेन मोमेंट्स आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, सर्टेन मोमेंट्स नहीं होती है, ठीक है। तो राइटिंग स्किल भी वेरिएबल होती है, कभी कभी कोई स्टूडेंट का बहुत अच्छा होता है, कभी डाउन भी होता है, ये भी होता है। तो तीसरा फैक्टर राइटिंग स्किल। सो रैंक के लिए जो 3 इंटरनल फैक्टर्स है वो है प्रिपरेशन लेवल, माइंडसेट, और तीसरा सबसे अंडररेटेड जो कोई देखना भी नहीं चाहता, दिखता भी नहीं है, वो है राइटिंग स्किल। ये तीन तुम्हारे कंट्रोल में है,
ये तीन तुम्हारे कंट्रोल में है। और इनफैक्ट तुम इन तीन के बारे में बात नहीं कर रहे, तुम सिर्फ एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, सर मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ, मेरे क्लासेस अभी कंप्लीट नहीं हुए, मैं ये टर्म स्किप करना चाहता हूं, मैं अगला टर्म में देना चाहता हूं। मतलब तुम सिर्फ 7 फैक्टर्स है रैंक के लिए और तुम बस एक फैक्टर के बेसिस पर डिसीजन ले रहे हो कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ। व्हाट अबाउट द अदर 6 फैक्टर्स? व्हाट अबाउट योर माइंडसेट व्हिच यू आर स्क्रूइंग अप? अपना माइंडसेट तुम खराब कर रहे हो, एक हारा हुआ फीलिंग ले रहे हो कि नहीं मैं अभी नहीं दूंगा, मैं बाद में दूंगा। बाद में क्या गारंटी है सर? मेट 22 में क्या गारंटी है कि सब अच्छा ही होगा और तुम तैयार हो जाओगे? आज तक नहीं तैयार कर पाए तो इंसान तो वही है, हैबिट्स तो मेरे वही है। क्या गारंटी है कि मैं ये टर्म स्किप करके अगला टर्म पक्का रैंक लाऊंगा? 5% का फर्क पड़ेगा समूचा, 5% का खाली फर्क पड़ेगा, मार्क्स में नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे ओवरऑल लाइफस्टाइल में, ठीक है। अब ये तो वे 3 फैक्टर विच आई टोल्ड यू। नाउ द अदर 4 फैक्टर्स जो सर हमारे कंट्रोल में नहीं है। अदर 4 फैक्टर्स में से 3 फैक्टर्स जो हैं, 3 फैक्टर वो एग्जाम रिलेटेड है, वो एग्जाम रिलेटेड है, जिसमें पहला फैक्टर आता है ये रहा 4th वन, मतलब ओवरऑल 4th, और एक्सटर्नल फैक्टर नंबर 1 द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर क्या मेरे फेवर में है कि नहीं फेवर में? जैसे मान लो हर स्टूडेंट का ना ओवरऑल सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ कुछ चैप्टर्स में स्ट्रेंथ होता है, कुछ कुछ में वीकनेस होता है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। और जब हम रिवीजन करते तो हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया था, कौन सा छोड़ दिया था रिवीजन के वक्त, ये सारी चीजें जो एक्चुअली में तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में आएगा क्या वो मेरे फेवर में रहेगा? जैसे मैं जो पढ़ के आया उसी से आया या नहीं आया? जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि ये फाइनल की बात है, डायरेक्ट टैक्स का पेपर, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, उसका पेपर था 100 नंबर वाला। तो क्या है कि मैंने ना 5 हेड्स पे बहुत स्ट्रेस दे दिया, या मैं चलो कोई एक स्टूडेंट है उसने 5 हेड्स पे बहुत स्ट्रेस कर दिया और क्वेश्चन पेपर में 5 हेड से कम आया, अदर चैप्टर से भयंकर आ गया, या वाइस वर्सा, अदर छोटे छोटे चैप्टर से बहुत ध्यान दिया, 5 हेड्स पे कम दिया और 5 हेड से भर के आ गया। तो अब ये तो किसी कंट्रोल में नहीं है ना, ये किसी कंट्रोल में नहीं है कि क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो मेरे फेवर में है कि मेरे फेवर में नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि नवंबर 21 जो मैं छोड़ना चाहता हूं उसका क्वेश्चन पेपर मेरे फेवर में बनाया गया हो, और मे 22 जिसके ऊपर मैं इतना बेटिंग कर रहा हूं वो मेरे फेवर में नहीं हो, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के अलावा होता है आईसीएआई। आईसीएआई का रिजल्ट्स इन अ पर्टिकुलर टर्म। आईसीआई के रिजल्ट्स में आप देखोगे ना एक वेरिएबिलिटी रहती है, ऑब्वियसली दे डोंट गो बाय परसेंटाइल बेसिस। और आईसीआई में क्या होता है, कभी किसी टर्म में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स निकाल देते हैं वो लोग, कभी किसी टर्म में बहुत कम स्टूडेंट्स निकालते हैं। तो वो लोग अपना रिजल्ट्स किस तरह से रखेंगे, इस बार नहीं रखेंगे एग्रीगेट, ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या पता नवंबर में वो ज्यादा स्टूडेंट्स निकाल रहे हो और मई में वो कम स्टूडेंट्स निकाल रहे हो, ये अपने आप होता है। इनफैक्ट इसके लिए कोई कमेटी में बैठकर डिसीजन नहीं होता कि कितना निकालेंगे रे बताओ इस बार, ऐसा नहीं होता, बट ये होता है। मतलब ये कॉन्शियसली नहीं होता, ये अनकॉन्शियसली अपने आप हो जाता है कि एक टर्म में ज्यादा निकल रहे, एक टर्म में कम निकल रहे हैं, ठीक है। तो आईसीआई का रिजल्ट्स वो। एंड तीसरा सर द पॉपुलेशन ऑफ अ टर्म। पॉपुलेशन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अपीयरिंग इन दैट पर्टिकुलर टर्म, कि नवंबर में कितना स्टूडेंट बैठ रहा है, मई में कितना स्टूडेंट बैठ रहा है, उनकी क्वालिटी कैसी है। आप जब पॉपुलेशन की बात करते हो ना कि द टोटल पॉपुलेशन विच इज गोइंग टू अपीयर इन अ पर्टिकुलर एग्जाम, उसमें 2 चीजें होती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी देखनी पड़ती है। खाली ऐसा नहीं कि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट बैठ रहे हैं, उस बार कम स्टूडेंट बैठ रहे हैं, यही नहीं, इट ऑल्सो मैटर क्वालिटी, कि कितने बढ़िया क्वालिटी के स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। जैसे मैं फाउंडेशन का तो एग्जाम्पल दे सकता हूँ, इंटर फाइनल का एग्जाम्पल नहीं दे सकता। फाउंडेशन में क्या होता है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, जो क्रीम स्टूडेंट होता है एकदम, जो बैठता है वो नवंबर वाला जो फाउंडेशन होता है उसमें बैठता है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दैट इज सिटिंग इन द क्वांटिटी दैट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज तुमको जो रैंक लाना है, तुम आइसोलेशन में रैंक नहीं ला रहे हो कि मेरा 800 में से 800 आ गया या 800 में से मेरा 900 आ गया, मैं रैंक ले आया, नहीं। रैंक का मतलब होता है कि जितने स्टूडेंट्स बैठे थे एग्जाम देने, तुम उसमें से टॉप लेवल के स्टूडेंट हो। So your rank ultimately also depends on the other students' performance. मेरा रैंक कितना आएगा, मेरा रैंक 50 आएगा कि मेरा रैंक 5 आएगा, एग्जाम में 50 तक रैंक होते हैं ना, तो whether I'll get 5th rank or the 50th rank, that also depends on how other students who have appeared for that exam have performed. If they have performed poorly, my ranks are better. If they have performed good, my rank chances are down. ठीक है, तो पॉपुलेशन भी। तो ये 3 फैक्टर जो एग्जाम रिलेटेड है, क्वेश्चन पेपर मेरे फेवर में है कि नहीं है, आईसीआई का रिजल्ट्स मेरे फेवर में है कि नहीं है, और जो पॉपुलेशन जो एग्जाम देगी मेरे साथ वो मेरे फेवर में कि नहीं, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये 3, ठीक है। एक और लास्ट फैक्टर जो एक्सटर्नली है, पर ये शेयर लक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अंदर 3-4 चीजें आएंगी। 7वां फैक्टर लक। देखो बुरी किस्मत, अच्छी किस्मत होती है कुछ। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे तो शरीर मेरा बहुत फिट रहता है, ठीक है, पर एग्जाम टाइम में, और मेरे को कुछ भी नहीं होता, पर एग्जाम टाइम में पता नहीं क्या हो गया, आई हैड फीवर,
मेरे को फीवर हो गया या मेरे को टाइफॉइड हो गया या कोविड हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर उस टाइम पे ये सब कुछ हो गया ना तो गॉन। सपोज आपने सोचा कि भाई मैं नवंबर 21 में दूंगा, मैं तो मई 22 में दूंगा नाच नाच के, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तुमने मई 22 तक बहुत अच्छी तैयारी की, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी, मतलब अर्जुन लेवल तैयारी, ठीक है, कि एकदम मछली की आंख को भेदेंगे, रैंक 1 के ऊपर लाके दिखाएंगे, इतिहास बनने वाला है मई में, ठीक है। पर मई में जाके बीमार पड़ गए, गया वो टर्म हाथ से, गया वो हाथ से। अब तो मतलब साल भर का तुमने डिले कर लिया, अब सीधा जाओगे नवंबर 22 में देने के लिए। हेल्थ ये किसी की कंट्रोल में नहीं है, कौन सी बीमारी कब किसको लग जाए ये हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। सेकंड चीज इसी लक के अंदर ये फैमिली आ जाता है। फैमिली में अगर आज मान लो कोई को भी तकलीफ हो जाए कुछ भी, ठीक है, क्या है कि यू पीपल आर बैचलर राइट नाउ, तो तुम्हारे घर में वही मेन तो मम्मी पापा होंगे या भाई बहन होंगे, ओके। अगर किसी को भी कोई बीमारी कुछ भी हो जाए तो ऑब्वियसली तुम्हारा मन पढ़ाई में कैसे लग सकता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, फैमिली कम्स फर्स्ट। उसका क्या कर सकते हैं, अच्छा कोई बीमार नहीं पड़ा पर मेरे फैमिली में कोई ओकेजन निकल के आ गया, मेरे फैमिली में शादी ब्याह या कोई भी एक इंपॉर्टेंट ओकेजन निकल के आ गया, तो सारे फैमिली मेंबर्स का ध्यान तो वहां डाइवर्टेड है। दे आर नॉट पुटिंग एफर्ट ऑन यू, दे आर पुटिंग एफर्ट देयर एंड यू विल ऑल्सो बी, हाँ कि भाई वो लाइफ का वन टाइम इवेंट है, एग्जाम तो हर 6 महीने में आता है। तो यार ये सब जो लक वाले फैक्टर्स होते हैं ना, बैड लक वाले फैक्टर्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर से मैं बोलना चाहूंगा आउट ऑफ 7 फैक्टर्स, ठीक है, खाली आप एक फैक्टर प्रिपरेशन लेवल को देख के अगर सोचोगे कि हम टर्म स्किप करेंगे, दैट इज स्टुपिडिटी। देयर आर 7 फैक्टर्स फॉर रैंक। मैं अपना स्टोरी बताता हूं, अभी तुमको रैंक का फैक्टर्स बताया, अब मैं अपना स्टोरी बताता हूं। आई वॉज नेवर एवर प्रिपेयर्ड फॉर एनी एग्जाम इन माई लाइफ। कोई भी एग्जाम बोल लो, मैं 10 का एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं था, मैं 12 का एग्जाम देने के लिए तैयार था। मैं तो ये 12 में भी ये सोचा था कि 12 में ये टर्म ड्रॉप कर देते हैं। मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं मम्मी को बोला मम्मी मेरा 10 में इतना अच्छा मार्क्स था, 12 में मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं, साइंस वगैरह में 11 साइंस में था मेरा, और IIT वगैरह के चक्कर में मैं बोर्ड की तो बलि चढ़ा दिया था अपना, बोर्ड एग्जाम्स का, ISC बोर्ड में जो होता है। तो बोला कि मम्मी मैं इस साल छोड़ देता हूँ, 1 साल बाद दे देंगे। तुम सोचो वो इंसान जो मतलब CA एग्जाम की बात नहीं कर रहा कि 6 महीने बाद एग्जाम देंगे, मैं सीधा 12 को स्किप करने का सोच रहा था। उसमें भी घर में मम्मी मेरे को डंडा की बोली चुपचाप जाओ, जो होगा देखा जाएगा, जाके एग्जाम देखे आओ। और CA में तो मेरा ये एकदम था ही था कि हर बार चाहे इंटर हो चाहे फाइनल हो, इवन CS फाइनल, कि ये टर्म छोड़ देता हूँ अगला टर्म, ये टर्म छोड़ देता हूँ अगला टर्म। और मेरे घर वाले दे नो इट, माय मम्मी नोज एकदम कि ये ऐसा ही करेगा पक्का। और मतलब लास्ट बोल रहा हूँ कि CS का एग्जाम दे लिया मैंने, मैं पढ़ाने में आ गया। आज भी मेरे को बुखार चढ़ता रहता है कि मैं जाके कोई एग्जाम दे दूं, कि CMA का भी कोर्स ज्वाइन कर लूँ, एग्जाम दे दूं। मम्मी क्लियरली हाथ पकड़ के रोक देती, बोलते तुम कोई एग्जाम मत देना, तुम्हारा अपना तो कुछ नहीं होगा, पूरे घर की लाइफ को एकदम खराब कर दोगे, ठीक है। आई वॉज नेवर प्रिपेयर फॉर एग्जाम, मैं कभी नहीं देना चाहता था, हमेशा ये स्किप करूंगा। पर मतलब एक घर वालों का प्रेशर इतना कि नहीं जाओ। इनकम टैक्स में तो मतलब पागल हो गया था मैं, मतलब इंटर की बात कर रहा हूँ। इंटर का एग्जाम में ऐसा कुछ हुआ था कि जब मैं एग्जाम दे रहा था तो 6 पेपर्स होते थे हम लोग टाइम पे, 8 नहीं होते थे। तो उसमें शायद ऐसा कुछ था कि ग्रुप 2 में पहला पेपर कॉस्ट FM था, कॉस्ट FM मिला के 100 नंबर का होता था, और अगला पेपर होता था तुम्हारा टैक्स का, जिसमें शायद 75 मार्क का इनकम टैक्स था और 25 मार्क का सेल टैक्स या ऐसे कुछ था, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैं कॉस्ट FM का एग्जाम जो दिया, मेरा वो सत्यानाश हो गया। उसमें मतलब देयर वर सर्टेन थिंग्स, दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम। बट मेरा जो चौथा पेपर है कॉस्ट FM वाला जो था इंटर का, एकदम बर्बाद हो गया। और मैं घर आया बहुत ही परेशान, मम्मी इसमें तो फेल होंगे, मम्मी तो इसमें तो फेल होंगे, पास भी हो गए तो 40 नंबर का रैंक नहीं आएगा। और मेरा कल ही एग्जाम है, उस वक्त गैप नहीं होते थे एग्जाम में, 6 दिन लगातार एग्जाम होते थे, ठीक है। तो कल ही इनकम टैक्स एग्जाम है। अब मैं एकदम बावड़ी पहन लिया कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा कल एग्जाम देने। मैंने हाथ नहीं लगाया टैक्स की किताब को, रिवीजन छोड़ दो, मतलब कल एग्जाम है, आज एग्जाम देके आया हूं कॉस्ट FM का, हाथ नहीं लगाया टैक्स का। मम्मी बैठ गई मेरे रूम में आके धरना देके, मेरा भाई आके मेरे रूम में धरना देके बैठ गया, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरी दादी आके बैठ गई, ठीक है। पापा तो डांट रहे थे एज यूजुअल, ठीक है, पापा साथ में तो नहीं बैठे पर डांट जरूर रहते, इसका तो हमेशा का पागलपन चला रहता है, और डांट के परे हट गए। खैर दैट डज नॉट वर्क फॉर अ चाइल्ड, बट ठीक है, मम्मी बैठ गई, भाई बैठ गया छोटा विकास भैया, और मेरी दादी भी आके बैठ गई, ठीक है। और सब पीछे पड़ गए, तू पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कल रैंक दे, कल एग्जाम दे देना, जो होगा देखा जाएगा, तो एग्जाम दे दे। फिर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगले दिन जोर जबरदस्ती मम्मी और भाई लेके गए एग्जाम हॉल में, तुम जाके देखे आओ, ठीक। एंड मैं दे आया एग्जाम, और फिर टैक्स एग्जाम मैंने दिया, मैंने लगा इसमें पास तो हो ही जाएंगे। फिर एक और एग्जाम था, शायद वो IT टाइप का कोई पेपर होता है, उसका एग्जाम था। वोंट बिलीव इट, रिजल्ट आया 2-2.5 महीने बाद, जब मेरा रैंक था 43, और जिन पेपर्स में मैंने सोचा कि मेरा वाट लग गया, उसमें 70s में मार्क्स थे। कॉस्ट FM में आप बिलीव करोगे 100 नंबर का पेपर था कॉस्ट FM का, 78 मार्क्स मैंने अटेम्प्ट किया था, 77 मुझे मिले थे, 77 आउट ऑफ 78 का अटेम्प्ट।
अब तुम बोलो कि खाली प्रिपरेशन मायने रखता है क्या, कि दुनिया में बाकी सब भी 6 फैक्टर्स हैं। जिस पेपर की वजह से मैं सोचा था कि मैं जाऊंगा ही नहीं कल एग्जाम देने, उस पेपर में 77, और इनकम टैक्स जो टच नहीं करके गया था मैं टैक्स का पेपर, उसमें 73। तुम सोचो जरा। तो यार सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये तो खाली मैंने तुमको इंटर का स्टोरी बताया, इससे ज्यादा कलरफुल स्टोरीज है मेरी फाइनल की, मेरा CS एग्जाम का, और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, अभी उतना टाइम नहीं है, वो कभी और देखेंगे। मतलब तुम समझो बात को कि रैंक हर बार तुम्हारे हाथ के कंट्रोल में नहीं होता। देयर आर मेनी फैक्टर्स। जस्ट बाय डिलेइंग योर एग्जाम यू आर डिलेइंग योर लाइफ। तुम अपनी लाइफ डिले कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे को पास होना है। और मैं बताऊं, पढ़ाई एक उम्र तक ही अच्छी होती है कि यहाँ पढ़ लिया, अब काम धंधा करना चाहिए, अब काम करना चाहिए, चाहे अपना कारोबार करेंगे या पापा का कारोबार है तो उसमें घुसेंगे, या अपना ये जॉब करेंगे, व्हाटएवर। रियल लाइफ आई एम टेलिंग यू, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वर्क। जब आप काम करना चालू करते हो तब आप आउटपुट जनरेट कर रहे हो दूसरों के लिए, और आप अर्निंग कर रहे हो। रियल लाइफ अर्निंग के बाद, वर्क के बाद ही चालू होता है। पढ़ाई तक एक उम्र तक ठीक है। डोंट ट्राई टू बिकम कि मैं लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट ही बनूंगा, और स्टूडेंट की दुनिया में क्या होता है, जब तक टॉप नहीं आए तब तक तो आई एम अ वर्थलेस पर्सन। नो सर, आप अगर पढ़ाई के टॉपर नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सक्सेस के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं रियल वर्ल्ड में जाके। दिस एग्जाम और दिस रैंक, दैट इज नॉट द ओनली थिंग। डोंट डिले योर लाइफ। ओके, 3 महीने अभी भी तुम्हारे हाथ में, 3 महीने, और 3 भरे महीने में मेरे से कई स्टूडेंट्स तो ये कमेंट में बोल रहे हैं कि सर अभी तो मेरा पेंडिंग क्लास है, मेरा पेंडिंग क्लास है, मैं क्या करूं। 2 महीने में भी रैंक आता है मेरा। इनफैक्ट कल वाला अगर तुम लेक्चर देखोगे वो 3 मंथ स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो मैंने क्लियर बोला है कि 2 महीना इज ऑप्टिमम फॉर रैंक, फिर भी 3 महीना तो अच्छी बात है। तो अगर आपका सर पेंडिंग क्लासेस है तो कर लो ना, दिन में 4 क्लास 5 क्लास कर लो ना बैठ के। ठीक है, अरे पहले क्या करते थे, पहले भी तो यही होता था कि घर से सुबह बाहर निकलते थे, रात को घर में घुसते थे, 4 अलग अलग कोचिंग सेंटर में जाते थे, 4 ट्यूशन डेली लगाते थे जा जा के। आज तो घर में बैठ के अपना कंप्यूटर या मोबाइल में क्लास करना है, सब कुछ हाथ में, दिन में 4 के बदले 5 क्लास लगा सकते हो। महीने भर के अंदर सारा दनादन खत्म होते दिखेगा सारा क्लासेस जो पेंडिंग है। फिर करो ना 2 महीना में जम के रिवीजन। हु हैज स्टॉप्ड यू? फिर करो 2 महीना जम के रिवीजन, होगा एकदम पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 मंथ्स का भी तुमको प्लान बना दूंगा बाद में, पर अभी पढ़ो तो सही, हाथ में तो लो। तो कंक्लूड करूंगा, जो मेरा सवाल था जिसका जवाब मैंने शुरू में दे दिया था, रीजन भी बता दिए, फिर बोलूंगा शुड आई ड्रॉप इट फ्रॉम? नो। जब तक जान है जहान है, मेहनत करते रहो, एग्जाम जाके दो, देखना कुछ अच्छा ही निकल के आएगा, कुछ नेगेटिव नहीं होगा, उससे कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। अगर तुम मतलब सी वेदर यू गो फॉर इट और यू डोंट गो फॉर इट, इट विल स्टिल काउंट एज एन अटेम्प्ट, कि वो आपका अटेम्प्ट ही था जो आपने छोड़ा है। ठीक है, तो देखे तो देखो, कुछ फायदा ही होगा उससे। अगर अभी एग्जाम देने का सोचोगे तो मेहनत कितनी कड़ी करने लग जाओगे, और सोचोगे कि नहीं 9 महीने बाद जाके एग्जाम देंगे, तो मेहनत तो ऐसे ही कम हो जाएगी। अभी तो टाइम है ना, आराम से हौले हौले पढ़ेंगे। लेट मी वेट फॉर माई माइंड टू बिकम आइंस्टाइन लेवल, तब में पढ़ेंगे। क्यों कर रहे हो ऐसा? दो, कुछ अच्छा ही निकल के आएगा, कुछ बुरा निकल के आने वाला नहीं है। 2 ग्रुप नहीं हो सकता, 1 ग्रुप दे दो, वो भी होता है। रैंक अगर मान लो कि तुम बहुत बॉर्डर लाइन पे और तुमको विश्वास नहीं कि रैंक आएगा, तो ठीक है 1 ग्रुप तो दो, कम से कम क्लियर तो करो, फाइनल में तो जाओ। और अगर फाइनल है तो फाइनल को क्लियर करके आगे जॉब में तो जाओ। लाइफ का जो अगला लेवल है वीडियो गेम का, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डोंट डिले इट, डोंट पुश इट, यू अपीयर फॉर इट। ठीक है, कीप ऑल दिस इन माइंड। थैंक यू, बेस्ट विशेस।